हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन कॉल स्टैक मैकेनिज्म के बारे में। मुझे पता है पिछले वीडियो में जब फंक्शन एंड हुआ था तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिकर्सन को स्टार्ट करेंगे, तो मैं रिकर्सन के वीडियो ही बनाना चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तभी आप रिकर्सन को समझ पाएंगे। क्योंकि रिकर्सन में हमें देखना पड़ेगा कि एक फंक्शन क्या है, खुद को ही कॉल कर रहा है, तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब फंक्शन कॉल आखिर परफॉर्म होता है तो स्टैक मैकेनिज्म किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसके लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन कॉल स्टैक मैकेनिज्म को, उसके बाद रिकर्सन को, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपका रिकर्सन का होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि आप रिकर्सन को अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, जब भी आप फंक्शन कॉल परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने जस्ट ओवरव्यू पढ़ा था। ओवरव्यू कहने का मतलब कि ऊपर ऊपर देखा था कि फंक्शन कॉल परफॉर्म होता है तब क्या होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास। लेकिन अगर हम इंटरनली बात करें, यानी कि इंटरनली ये किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है जो कि कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाता है, वो हमें देखना है आज। तो इसके लिए आपको दो तीन पॉइंट्स जानने पड़ेंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट जानना है प्रोग्राम स्टैक का। अभी हम लोग सारे को इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने का मतलब मैं डायग्राम बनाकर, अभी प्रोग्राम लिखकर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है ट्रांसफर हो रहा है कंट्रोल, और आपको पूरा इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको समझना है प्रोग्राम स्टैक क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम स्टैक क्या है, स्टैक तो आप लोग समझ रहे हैं ना, और घबराना नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर आपका जस्ट स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को 5-6 दिसंबर के बाद देख रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। स्टैक क्या होता है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना, और ये लीफो के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम स्टैक होता है ये क्या करता है कि सारे के सारे जितने भी फंक्शन कॉल परफॉर्म हो रहे हैं प्रोग्राम में, उसको स्टोर करके रखता है एक स्टैक में। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं कि इट होल्ड्स ऑल द फंक्शन कॉल्स। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, लिंक दिया हुआ है https करके ड्राइव वाला, वो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट स्टैक फ्रेम। ठीक है, घबराना नहीं है, अभी सारे स्टैक फ्रेम, प्रोग्राम स्टैक मैं आपको अभी दिखाऊंगा डायग्राम के माध्यम से। स्टैक फ्रेम क्या होता है, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के लिए एक सेपरेट स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं तो दोबारा से उसके लिए स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार क्रिएट होगा। जैसे मान लिया जाए कोई फंक्शन है F2 या कोई फंक्शन है ऐड फंक्शन, अगर मैंने उसे लाइन नंबर 3 पे कॉल किया तो वहां पे एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ होगा, और अगर मान लिया जाए फिर मैंने लाइन नंबर 6 पे कॉल किया तो वो पहले वाला स्टैक फ्रेम तो हट चुका होगा और फिर से एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टैक फ्रेम क्या होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्रिएटेड each time when a function call happens। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैक फ्रेम, क्योंकि इसी स्टैक फ्रेम में सारा आपका डेटा मौजूद होता है। एक्चुअली जब आप किसी फंक्शन कॉल को परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। बस स्टैक फ्रेम में क्या क्या होता है तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका प्रोग्राम स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो होता है रिटर्न एड्रेस। ठीक है, रिटर्न एड्रेस। अब जैसे मान लिया जाए मुझे कहीं जाना हो, ठीक है, जैसे मुझे पटना जाना है, और कोई क्या करे, मुझे उठाए और पटना में ड्रॉप कर दे, तो मुझे वापस आने का पता तो मालूम होना चाहिए ना कि मुझे वापस से यहाँ कैसे आना है। अब मैं चला जाऊं, मुझे वापस आना ही नहीं मालूम, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस रहता है। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जहां से भी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, लाइक एड्रेस 300, एड्रेस 400, जहां से भी हुआ था, उस एड्रेस को रिटर्न एड्रेस में स्टोर किया जाएगा। वाई बिकॉज जब हमारा फंक्शन कॉल पूरा हो जाएगा तो वापस से हमें वहां पे जाना है ना, इसीलिए। दूसरा जो स्टैक फ्रेम में होता है वो होता है आपके पैरामीटर्स स्टोर होते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स, यानी कि आपको पता है कि फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर वाइड पैरामीटर है तो फिर कोई पैरामीटर नहीं होगा, और अगर हैं जो भी 2 3 4 5 जितने भी हैं वो सारे पैरामीटर्स स्टैक फ्रेम में होंगे।
तीसरा आपका होता है लोकल वेरिएबल्स। हमने देखिए जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जहां पे मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल्स के बारे में कि ये क्रिएट कब होते हैं, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है। तो अभी पूरा अच्छे से जान लीजिए कि ये क्रिएट कैसे होते हैं। जब भी कोई फंक्शन कॉल परफॉर्म होता है तो उस फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, और स्टैक फ्रेम में क्या होता है, रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स। इतना दूर कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, इससे क्या होता है थोड़ा मोटिवेशन वगैरह बढ़ता है, ठीक है। अभी काफी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं तो आप लोग थोड़ा मेरा मोटिवेशन को हाई रखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको स्टूडेंट जानना है स्टैक पॉइंटर के बारे में, ठीक है। स्टैक पॉइंटर, ये अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये वीडियो लगभग 1 घंटा का जाने वाला है, तो एकदम पानी वगैरह पीकर बैठ जाइए। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर तो आप लोगों को पता है, हालांकि मैंने सी में अभी पढ़ा नहीं, पढ़ाऊंगा। ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। तो ये जो स्टैक पॉइंटर होगा ये किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, प्रोग्राम स्टैक का टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन क्या लिख सकता हूं कि ये किसको पॉइंट आउट करेगा, या इस तरीके से लिख देता हूं, इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ प्रोग्राम स्टैक, ठीक है। प्रोग्राम स्टैक ढक गया, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि जो भी स्टैक पॉइंटर होगा ये पॉइंट करेगा किसको, प्रोग्राम स्टैक के टॉप को, यानी कि जो भी फंक्शन अभी कॉल हो रहा है। देखिए आपको पता है स्टैक किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 मिनट भाई, ऊपर हो जाओ। हाँ चलिए, तो जो आपका स्टैक होता है ये वर्क करता है लीफो के कॉन्सेप्ट पे, मीन्स कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रखते हैं 1 2 3 4, और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट पुश हुआ है वो सबसे पहले पॉप आउट होगा। मतलब हम लोग फंक्शन कॉल में भी देख सकते हैं कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ है उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले एंड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लिया जाए कोई मेन फंक्शन है और मान लिया जाए ये मेन फंक्शन F2 को कॉल कर रहा है, और ये F2 मान लिया जाए F3 को कॉल कर रहा है, और ये आपका अगर F3 है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले F3 का एग्जीक्यूशन एंड होगा, देन F2 का एंड होगा, देन F1 का एंड होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, स्टैक पे बेस्ड है, हम लोग इसको स्टैक के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका कोई इस कॉन्सेप्ट से अभी लेना देना है नहीं, झूठ का यहाँ पे रहेगा। आपको वैसे भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, तो ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये मैंने बता दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलूंगा। पूरा का पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, लिखते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, इस तरफ एक प्रोग्राम लिखता हूं, प्रोग्राम PROGRAM, प्रोग्राम लिखता हूं, और इस तरफ एक स्टैक बनाएंगे, उसमें हम लोग स्टैक फ्रेम की एंट्री करते जाएंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले मैं वॉइड मेन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ऊपर काफी ज्यादा स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे 1 2 फंक्शन और डिक्लेयर कराने, मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मैं फंक्शन डिक्लेरेशन लिखूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिंपली वॉइड मेन, वॉइड मेन, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। और साथ के साथ मैं स्टैक भी बनाता चलूं क्या, कैसे समझाऊं मैं, एक काम करता हूं कि फंक्शन को आधा आधा ही लिखता हूं, ठीक है। वॉइड मेन मैंने लिखा, और एक काम करते हैं स्टैक भी बनाते हैं, ठीक है। स्टैक भी साथ में बनाते हैं, ये रहा हमारा स्टैक। काफी बड़ा स्टैक मैं बनाना चाह रहा हूं ताकि इसमें मैं सभी को डाल सकूं। ये रहा हमारा स्टैक भैया, बन जाओ, बन गया, और ये यहां से यहां मिल गया। चलिए, ये है स्टूडेंट हमारा क्या, ये है प्रोग्राम स्टैक, ठीक है, प्रोग्राम स्टैक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो तब क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है उस समय स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। तो हमें पता है कि इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है। हमें ये पता है क्यों रन होता है भाई, क्योंकि सी रन टाइम जो है, सी रन टाइम सबसे पहले मेन फंक्शन को इन्वोक करता है, MAIN, मेन फंक्शन को वो इन्वोक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेन फंक्शन के लिए भी स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो मान लिया जाए कि ये एक स्टैक फ्रेम है, ये एक मिनट,
आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो स्टैक फ्रेम है ये मेन का है, ठीक है। मेन का स्टैक फ्रेम, STACK, स्टैक फ्रेम मेन, मेन का स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा, ये पता है। अब इसमें क्या रहता है भाई, तो इसमें रिटर्न एड्रेस रहता है। क्या क्या रहता है? रिटर्न एड्रेस को मैं RA लिखूं, चलो चलेगा ना। तो रिटर्न एड्रेस में क्या होगा भाई, सी रन टाइम का रिटर्न एड्रेस। अब सी रन टाइम का रिटर्न एड्रेस मुझे नहीं मालूम, तो मैं सिंपली सी रन टाइम लिख देता हूं, क्योंकि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, सी रन टाइम कॉल करता है। तो सी रन टाइम का जो भी रिटर्न एड्रेस होगा, मीन्स जो भी एड्रेस होगा वो रिटर्न एड्रेस में जाएगा। उसके बाद क्या आते हैं भाई, पैरामीटर्स आते हैं। तो यहाँ पे तो कोई पैरामीटर्स है नहीं। देन मैंने क्या बताया था, लोकल वेरिएबल्स। तो चलिए अब कुछ लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंटीजर टाइप का ए ले लेता हूं मैं, इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 10 ले लेते हैं। और एक मैं इंट फाइनल भी ले लेता हूं, ठीक है। इसके वैल्यू अभी कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लोकल वेरिएबल भी होता है स्टैक फ्रेम में। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 10, और आपका फाइनल आ जाएगा। फाइनल की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनल की वैल्यू चूंकि अभी हमने असाइन नहीं किया है, मींस गार्बेज वैल्यू, मैंने क्वेश्चन मार्क ऐसे ही दे दिया है। फाइनल में क्या रहेगा भाई, गार्बेज वैल्यू रहेगा। हम लोग पढ़ चुके, लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक असाइनमेंट नहीं होता है। ग्लोबल वेरिएबल यदि अभी रहता तो 0 चला जाता, अगर स्टैटिक रहता तो भी 0 चला जाता, लेकिन ये लोकल है इसीलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया मेन का। और इसके बाद मान लिया जाए ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, फाइनल इक्वस। देखिए मैंने बात है, प्रोग्राम वगैरह सोचा हुआ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ना ऐसे आपको मजा आएगा आज, इतना तो मैं गारंटी देता हूं। फाइनल इक्वल्स F1 10, ये F1 किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल मैंने किया तो क्या होगा, एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। तो ये जो स्टैक फ्रेम है ये किस में पुश हो जाएगा, प्रोग्राम स्टैक में पुश होगा। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, मैं यहां पे साथ में लिखता जाता हूं, वेन एवर ए फंक्शन कॉल हैपेंस, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है उस समय क्या होता है, सबसे पहला स्टेप प्रोग्राम स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, स्टैक फ्रेम इज क्रिएटेड। दूसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो स्टैक फ्रेम है ये किसमें पुश किया जाता है, पुश्ड इनटू प्रोग्राम स्टैक। तो चलिए इस स्टैक फ्रेम को हम उठाते हैं मेन का, और इसको हम प्रोग्राम स्टैक में पुश कर देते हैं। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको पुश कर दीजिए उठा करके प्रोग्राम स्टैक में। अरे ये तो बहुत अच्छा से पुश हो गया भाई, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ F1, तो मुझे यहाँ पे F1 का लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूं साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं हम लोग F1, कौन सा बना है, इंट F1, चूंकि फाइनल में इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं इंट F1, एक मिनट हल्का ऊपर, यहाँ पे इंट F1, और ये F1 एक पैरामीटर भी ले रहा है इंट x, और ये क्या कर रहा है, इसको क्या करवाते हैं, इसको चेक करवाते हैं, कुछ भी इवन ऑड चेक करवा लेते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली इंट e इक्वल्स यानी कि इवन इक्वल्स F2 को कॉल कर देगा और x को दे देगा। अभी मजा आएगा बेड़ू, अभी मजा आएगा। अब मजा कैसे आएगा, यहाँ पे दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ। अब आपको ध्यान देना है, अभी हम लोग मेन फंक्शन पे थे, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे एक काम करता हूँ आपके लिए, एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए इसकी एड्रेस है 1 और इस लाइन का एड्रेस है 2, इसका 3, इसका 4। देखिए इस प्रकार से एड्रेस होता नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ये आपको ही पता है। मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी, बस मैं बोल रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। और मान लिया जाए इसका है 100, 101, 102, मीन्स इस स्टेटमेंट का एड्रेस, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही फंक्शन कॉल हैपन होता है प्रोग्राम स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे F1, तो F1 के लिए एक और स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं स्टैक फ्रेम बना लेता हूं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या, स्टैक फ्रेम, ठीक है।
ये स्टैक फ्रेम किसके लिए हो जाएगा भाई? स्टैक फ्रेम ऑफ F1, F1 के लिए स्टैक फ्रेम। अब स्टैक फ्रेम में क्या क्या होता है भाई? तो स्टैक फ्रेम में सबसे पहले होता है रिटर्न एड्रेस। तो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में क्या आएगा भैया बताइए? रिटर्न एड्रेस में वो एड्रेस आता है जहां पे प्रोग्राम को, कंट्रोल को वापस से रिटर्न आना है। तो यानी कि F1 यहां पे कॉल हो रहा है तो इसके बाद वाला लाइन होगा, इसके आफ्टर वाला। परंतु यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है उसका अभी यूज होना है। किस लिए यूज होना है? असाइनमेंट में, है ना। F1 ऑफ 10 जो भी रिटर्न करे, 20, 50, 100 जो भी रिटर्न करे, वो फाइनल में जाकर स्टोर होगा ना। यानी अभी ये स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो ये जो एड्रेस होगा इस स्टेटमेंट का वही अभी आएगा। तो रिटर्न एड्रेस में आ जाएगा 04। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि पैरामीटर्स स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? F1 का पैरामीटर आप देख सकते हैं इंट x है, और x में कौन सा वैल्यू आ रहा है ये देखिए। हम लोग यहां से क्या भेज रहे हैं? मुझे यहाँ पे 10 नहीं भेजना चाहिए, यहाँ पे मुझे a भेजना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से a। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या भेज रहे हैं? ए भेज रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कॉल बाय वैल्यू भी बताया था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ए भेज रहे हैं तो ये ए का वैल्यू जा रहा है, ना कि ए खुद जा रहा है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? इसका मतलब कि अगर हम इस प्रोग्राम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर देंगे ना तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो F1 ऑफ A हम लोग A को भेज रहे हैं, तो A का वैल्यू कितना है भाई? 10। तो यहाँ पे X में आकर क्या स्टोर हो जाएगा? 10। तो मैंने बोला था रिटर्न एड्रेस होता है स्टैक फ्रेम में, स्टैक फ्रेम में पैरामीटर होता है, तो X में आकर स्टोर हो गया 10, एक ही पैरामीटर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था भाई? तो आपका लोकल वेरिएबल होता है। तो लोकल वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ई है। लोकल वेरिएबल क्या है? ई है। तो यहाँ पे ई भी आ जाएगा, लेकिन ई का वैल्यू आप देख सकते हैं अभी फंक्शन कॉल परफॉर्म हो गया, यानी ई में अभी गार्बेज वैल्यू रहेगा, ई में अभी गार्बेज वैल्यू रहेगा। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसको वापस से उठा करके अब मैं इसको क्या कर देता हूं? पुश कर देता हूं। इसको प्रोग्राम स्टैक में मैं पुश कर देता हूं। स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ तो पुश होगा ना भाई। तो इसको चलिए यहां से उठाते हैं, इसको उठाया जाए और इसको पुश किया जाए। आ जाओ भाई तुम भी लाइन में। चलिए, तो स्टैक फ्रेम ऑफ F1 यहां पे आ चुका है। ठीक है, हाँ एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि वो कौन सा पॉइंटर था भाई? स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? टॉप को, यानी कि जो टॉप एड्रेस होता है स्टैक का, जैसे मान लिया जाए ये स्टैक का एड्रेस है, ये है आपका मान लिया जाए 1000। ठीक है, एंड ये मान लिया जाए है आपका 1100, ये मान लिया जाए आपका है 1200, कुछ इस प्रकार से। तो जो भी आपका क्या बोले, कौन सा पॉइंटर था भाई? स्टैक पॉइंटर था, वो टॉप को फॉलो करेगा। ठीक है, टॉप को पॉइंट आउट करेगा। तो जैसे पहले ये 1000 को कर रहा था, फिर 1100 को करने लगा। ठीक है, इस प्रकार से करेगा। अगर मैं यहां पे लिखूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट। क्या हुआ यहाँ पे? भागना नहीं है कहीं भी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के ही जाना है। ये मान लिया जाए 1000 है, ये 1100 है, ये 1200 है, कुछ इस प्रकार से आपको ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि नीचे लिखना ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप समझ सके। हालांकि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है तो वो बाइट्स बाय बाइट्स है ना, अलग अलग एड्रेस होता है, वो इस प्रकार से था, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो जो स्टैक पॉइंटर होगा, स्टैक पॉइंटर में टॉप का, यानी स्टैक पॉइंटर में अभी कौन सा एड्रेस होगा भाई? तो 1100 होगा। ठीक है, 1100 ऑब्वियसली नहीं होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, हमने पुश कर दिया है भाई। यहां पे अब क्या हुआ? ई की वैल्यू क्यों गार्बेज रह गई? बिकॉज हमने ई को इनिशियलाइज तो करवाना चाहा, लेकिन F2 को कॉल किया एक पैरामीटर के साथ, और वो जो रिटर्न करेगा वो जाकर ई में स्टोर होगा। अब यहाँ पे अगेन एक फंक्शन कॉल परफॉर्म हो गया। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसे ही स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। तो चलिए भैया फिर से स्टैक फ्रेम क्रिएट करते हैं, हमको क्या है। तो एक फिर से स्टैक फ्रेम क्रिएट करेंगे, लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे तो मैंने F2 को डिफाइन ही नहीं किया है। मैंने अभी प्रोग्राम सोचा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो मान लिया जाए F2 से क्या करवाया जाए काम। हाँ, ये इवन और चेक कर रहा था ना, तो छोटा सा एक बना लिया जाए। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसका नाम और निशान, अब स्पेस ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ क्या, इंट F2। ठीक है, इंट F2, ये एक वेरिएबल भी यानी कि ये एक पैरामीटर भी ले रहा है, तो इसको मैं के दे देता हूँ।
के दूं या एक्स दूं, आपको पता है ना कि ये अलग होगा। इवन यहाँ पे मैं इंट एक्स भी लिखता हूं तो ये इस वेरिएबल से पूरी तरह से अलग है। यहाँ पे चूंकि कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और सिंपली यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या, बस 2 लाइन लिखूंगा कि इफ के मॉड 2, अगर के मॉड 2 हो जाता है तो इवन होगा तो 0 हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यानी कि जब ये ऑड होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई 0 रिटर्न कर दो, 0 का मतलब समझ जाएंगे ऑड है, अन्यथा क्या कर दो 1 रिटर्न कर दो, रिटर्न 1। अब ये वाला कोड कई लोग के ऊपर से निकल जाएगा भाई, अगर आपने इफ एल्स अच्छे से पढ़ा होगा तो कुछ ऊपर से नहीं निकलेगा। इफ में हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया है तो ये रिटर्न 0 करेगा, इफ जब फॉल्स होगा तो रिटर्न 1 करेगा, ठीक है। इफ फॉल्स कब होगा, जब इवन होगा, है ना, तो इवन में 1 रिटर्न कर देगा, ऑड में 0 रिटर्न कर देगा। चलिए अब यहां पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी हमने पूरा F1 को नहीं किया, मेन को नहीं किया, यहां पे आते हैं। F2 कॉल हुआ, जैसे ही F2 कॉल हुआ क्या होगा, स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। चलिए स्टैक फ्रेम क्रिएट करते हैं, यहीं पे क्रिएट करेंगे नीचे में जस्ट। तो ये हमने क्रिएट, भाई ये तो नहीं क्रिएट करना था, तो ये हमने क्रिएट किया स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम किसके लिए क्रिएट हो गया भाई, स्टैक फ्रेम और F2, स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ F2 के लिए। क्या क्या होता है स्टैक फ्रेम में, रिटर्न एड्रेस होता है। तो रिटर्न एड्रेस में क्या स्टोर होगा, आप देखिए ये किस लाइन पे कॉल हुआ है, यानी कि फंक्शन कॉल किस लाइन पे परफॉर्म हुआ है, जो भी एड्रेस है इसका 102 हम मान लेते हैं, तो अभी 103 स्टोर नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन का स्टोर नहीं होगा। वाई, बिकॉज अभी ये लाइन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा उसे मुझे ई में असाइन करना है, तो रिटर्न एड्रेस में क्या चला जाएगा 102, ठीक है। और साथ में क्या क्या होता है भाई, तो पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या F2 फंक्शन में कोई पैरामीटर है, ऑब्वियसली k है, ठीक है। तो k यहाँ पे डिक्लेयर होगा आपका k, और क्या k में कोई वैल्यू भी जाएगा, यस। हम लोग यहां से एक x को पास कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, x की वैल्यू थी 10, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली k की वैल्यू भी हो जाएगी 10। नाउ क्या कोई लोकल वेरिएबल है, नहीं, कोई लोकल वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। तो ये जो आपका स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ है, ये स्टैक फ्रेम क्या होगा, पुश हो जाएगा, किस में जाके पुश हो जाएगा, प्रोग्राम स्टैक में। तो इसमें तो हम लोग बहुत माहिर है ना। किसी को उठा के अगर फेंकना हो तो बताइए, बिहारी लोग छोड़ेंगे, तो इसको उठा करके यहाँ पे फेंक दिए, ठीक है। चलिए ज्यादा ऑफेंसिव नहीं बना है, ओके। चलिए तो ये क्या आ गया भाई, बैंड बाजा, 1 मिनट के लिए मैं इसको रोकता हूँ। ओके, तो बैंड बाजा जा चुका है और अभी शादी ब्याह वाला सीजन चल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, स्टैक फ्रेम को हम लोग पुश कर चुके थे यहां तक, बहुत अच्छी बात है भाई। अब हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है भाई, फंक्शन कॉल यानी कि कौन सा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, F2। तो अभी ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लिया जाए इसका जो एड्रेस है ये है 200, ये है 201, ये है 202, 203, 204, कुछ भी इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। ओके, ठीक है। नाउ अब ये वाला हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम काउंटर हमारा कहां पे रहेगा भाई, प्रोग्राम काउंटर जो भी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, ये कुछ ज्यादा नहीं सट गया करके, तो सट गया तो इसको अलग कर देते हैं, और क्या। चलो भाई अब बहुत ज्यादा अलग हो गया, इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। तो छूट गया क्या, ये वाला छूट गया भाई, तो इसको उठा लेते हैं यहां से, आ जाओ, आ गया, सेट हो गया। हाँ चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे कि अभी हमारा ये वाला F2 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक नया टर्म का नाम लिया, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर में क्या रहता है, जो भी स्टेटमेंट अभी फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे 200 तो 200 हो जाएगा, फिर उसके बाद 201, फिर इसके बाद 202, यानी कि ये इस तरह से जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते जा रहा है वैसे वैसे। ये तो आपको समझ में आ गया बेसिकली प्रोग्राम काउंटर। और ये मैंने आपको एक और बताया था पॉइंटर, कौन सा, स्टैक पॉइंटर। भाई इतना नाम है ना कि क्या बताएं हम, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर आपको पता है अभी इसमें क्या है, 1200 है, यानी कि इस प्रकार से है, ठीक है। सबसे पहले स्टैक पॉइंटर में क्या था, आप थोड़ा नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से ही लिख देते हैं। सबसे पहले था 1000, फिर हो गया 1100,
फिर हो गया 1200 और अभी 1200 है। क्यों? क्योंकि भैया इसको ये अभी रेफर किए हुए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्रोग्राम स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा उसको ये रेफर करेगा। अब कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया ये जो स्टैक फ्रेम है ना, क्या ये भी स्टैक है? नहीं, इससे हमें लेना देना नहीं है। कई सारे कहते हैं कि अरे सर, अगर हमें ई को एक्सेस करना होगा तब तो पहले आर ए फिर एक्स फिर ई कुछ इस प्रकार से होगा। नहीं, इसका जो भी मीन्स बोल सकते हैं स्टोरेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाने वो ऊपर नीचे कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये जो पूरा का पूरा स्टैक फ्रेम है ना, ये जाकर के पुश होता है। तो ये जब जाकर के पुश होता है यानी कि ये पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। F2 को यहां से इसने कॉल किया था भाई, तो हमारा जो कंट्रोल था ये F2 पे चला गया। नाउ 200 एग्जीक्यूट हो गया। इफ k मोड 2, k मोड 2, k की वैल्यू क्या है भाई? देखिए k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 10, k की वैल्यू क्या है 10। तो 10 मोड 2 अगर आप करते हैं 10 मोड 2, 10 मोड 2 क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो 0 का मतलब क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो गया। क्या रिटर्न होगा? 1 रिटर्न होगा। बोलिए 1 रिटर्न होगा। तो 1 रिटर्न होके कहां जाएगा? हम लोग तो उस समय बहुत अच्छे से कह रहे थे कि सर जो कॉलिंग फंक्शन होगा उसके पास चला जाएगा। कैसे? उड़ के चला जाएगा? नहीं, उड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैक फ्रेम जो अभी स्टैक पॉइंटर है ना, वो 1200 को पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स एड्रेस को 1200 पे जाएगा। देखेगा भाई रिटर्न एड्रेस क्या है? 102। कहां जाना है? 102। तो ये बोलेगा एक काम करो स्टैक फ्रेम, अब हो गया तुम्हारा कहानी खत्म, बाय बाय टाटा, जाओ अब तुम। तो ये चला गया और यहां से रिटर्न एड्रेस क्या था? 102। तो ये चला जाएगा अब 102 पे। ठीक है, एक मिनट, प्रोग्राम काउंटर है ना, ये प्रोग्राम काउंटर में क्या आ जाएगा अब? 102 102 102 102, यहां रहा 102। देखिए है ना 102, देख रहे हैं ना कैसे कैसे आ रहा है? ये रहा आपका 102। तो 102 में क्या है भाई? अभी हमने F2 को कॉल कर लिया, तो यहां पे रिटर्न होकर के क्या आ जाएगा? यहां पे रिटर्न होकर के आ जाएगा 1। ये देखिए 1 रिटर्न हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहां पे 1। तो ई में जाकर के अब क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा। तो ई में 1 कैसे स्टोर होगा सर? स्टैक पॉइंटर तो 1200 को कर रहा था रेफर। तो भाई मेरे, जब इसको इसने खत्म कर दिया, बोला डिलीट ही कर दिया, डिलीट करने का मतलब कि सीधा जो आपका स्टैक पॉइंटर था ना, ये नीचे वाला को पॉइंट आउट करने लगा। तो ये यहां से अब हट गया, कुछ ज्यादा नहीं हट गया, ये यहां से अब हट गया और स्टैक पॉइंटर में अब क्या आ गया? 1100। ठीक है, स्टैक पॉइंटर में आ गया 1100। तो ये ऑब्वियसली स्टैक पॉइंटर इसको रेफर कर रहा है। तो ई में अब जाके क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा। तो अब यहां से गार्बेज वैल्यू हट जाएगा और ई का इनिशियलाइजेशन हो गया आपका 1 से। नाउ अब यहां पे प्रोग्राम काउंटर जो था इसमें 102 था, अब 102 के बाद जो नेक्स्ट वाला लाइन होगा, तो नेक्स्ट लाइन अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने सोचा था स्टेप बाय स्टेप आपको कराना है। तो ये तो इवन करके आ गया, अब इसको क्या करा दें? इसको रिटर्न करवा दे क्या? नहीं, कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कराते हैं यहां से। मान लिया जाए मल्टीप्लीकेशन वगैरह करा देते हैं। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं ना इस प्रकार से, इफ ई, यानी कि अगर ई इवन है तब क्या करो? अगर ई इवन है तो रिटर्न कर दो RETURN, रिटर्न कर दो x इंटू 2, अन्यथा तुम क्या करो? रिटर्न कर दो x इंटू 3, और उसके बाद इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, कई लोगों को फिर ये ऊपर ऊपर चला गया होगा ये वाला कोड। अरे भाई कितना आसान तो है। ई का वैल्यू अगर 1 होगा तो रिटर्न x इंटू 2 हो जाएगा। ई का वैल्यू अगर नॉन जीरो होगा, सिर्फ मुझे 1 नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ई का वैल्यू अगर नॉन जीरो होगा तो रिटर्न x इंटू 2 हो जाएगा। ई का वैल्यू अगर 0 होगा तो रिटर्न x इंटू 3 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इफ का जो भी कोड है वो कौन सा है? सिर्फ ये रिटर्न x इंटू 2 है। वाई? बिकॉज हमने इफ में करली ब्रैकेट्स यूज नहीं किया है। ठीक है, मैंने बोला था ना आज बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, तो यहां पे क्या होगा? इसके बाद वाला का मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लिया जाए ये लाइन नंबर हो गया 103, ये लाइन नंबर हो गया 104, ये वाला रिटर्न, और ये हो गया आपका 105। वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं ज्यादा। तो इसके बाद क्या रन हुआ? इफ ई में क्या आ गया भाई? ई में आ गया 1 का मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो रिटर्न करेगा क्या? x इंटू 2। x की वैल्यू क्या है भाई? तो अभी जो हमारा स्टैक पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है 1100 को, उस स्टैक फ्रेम में देखेगा लोकल वेरिएबल ई की वैल्यू है 1।
सॉरी इसमें देखेगा x की वैल्यू है 10, तो ये क्या करेगा 10 इंटू 2 करेगा, डेट इज ये कर देगा 20, और इस 20 को रिटर्न करेगा। हमने रिटर्न स्टेटमेंट पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि जैसे ही रिटर्न हमारा स्टेटमेंट आता है वैसे ही प्रोग्राम इमीडिएटली एग्जिट कर जाता है ना, वैसे ही प्रोग्राम इमीडिएटली एग्जिट हो जाता है कॉल्ड फंक्शन से और कॉलिंग फंक्शन के पास वापस चला जाता है। तो इन सभी वीडियो में हमने ये नहीं देखा था कि कैसे चला जाता है, अभी हमने देख लिया भाई। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न 20 हुआ तो भाई कहां जाएगा ये कहां जाएगा, स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है 1100 को, टॉप एलिमेंट में 1100, भाई इसका रिटर्न एड्रेस क्या है 04, तो ये कहां जाएगा 04 पे जाएगा। तो ये 20 को उठाएगा और 20 मान लिया जाए कोई भी इंटरमीडिएट मेमोरी लाइक रजिस्टर वगैरह में स्टोर होगा, वो अभी छोड़ दीजिए आप लोग। तो 20 जो है कहीं इंटरमीडिएटरी रखाएगा और आपका रिटर्न आएगा, यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल अब कहां चला जाएगा 04 पे। तो जैसे ही 04 पे गया पहुंचा, ई कहा भाई तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, अब तुमसे कोई लेना देना है नहीं, जो था यहीं तक था, तो ये 1100 यहां से खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही स्टैक पॉइंटर से 1100 हट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है ना, तो टॉप में अब क्या बचा ये वाला स्टैक फ्रेम, इसका जो बेस एड्रेस है 1000, ये 1000 को स्टोर करेगा। बेस एड्रेस मतलब समझ रहे हैं ना आप, बेस एड्रेस इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था नीचे में, खैर कोई बात नहीं है, उतना ज्यादा अभी कंफ्यूजन लेने की जरूरत भी आपको नहीं है। चलिए, तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है भैया ये 04 को कर रहा है। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करके आया, तो 20 लेकर के आया, तो 20 कहां पे चला जाएगा 20, ये f1 ऑफ a जो था ना, यहाँ पे क्या आ गया 20, यानी फाइनल में अब क्या स्टोर हो जाएगा 20। अब ये फाइनल क्या है फाइनल, ये तो फाइनल एक लोकल वेरिएबल है। कैसे मान लेता लोकल वेरिएबल है, तो ऐसे मानिए कि जो स्टैक आपका जो अभी स्टैक पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्वियसली पॉइंट आउट करेगा टॉप एलिमेंट जो है प्रोग्राम स्टैक का 1000। आप उसके स्टैक फ्रेम में जाकर देखिए, आपको मिलेगा लोकल वेरिएबल, जो कि हमने बनाया होगा जब फंक्शन कॉल किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइनल लोकल वेरिएबल मिल जाएगा। यहाँ पे अभी तक स्टोर था गार्बेज, लेकिन अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, अब स्टोर हो जाएगा 20। अब क्या स्टोर हो जाएगा 20। तो इसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपली प्रिंट करा देते हैं, काफी ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 1 घंटा का वीडियो गया होगा जैसा मैंने सोचा था। %d और क्या करो भाई, तुम सिंपली फाइनल को प्रिंट करा दो और अब प्रोग्राम को भी टर्मिनेट कर दो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कट जा रहा है क्या मेरे शरीर से, मैं ही हट जाऊं, मैं नहीं हटूंगा, इसको ही ऊपर कर दूंगा। चलिए, तो ये क्या है ये, हाँ, तो फाइनल में 20 स्टोर हो गया। अब जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होगा ये तो 04 पे गया था ना, ये 04 पे गया था ना, फिर इसके नेक्स्ट वाले से अपना एग्जीक्यूट। देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है ना, कि जो भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है अभी करेंटली, बस उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो 04 के बाद मान लीजिए ना कि इसका 05 होगा, इसका 06 होगा, कुछ भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ये सब रहता है। तो 05 पे आया तो प्रिंट करा देगा, किसको प्रिंट करा रहा है, फाइनल के वैल्यू को। तो फाइनल का वैल्यू क्या है 20, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट आएगा 20। इसके बाद करली ब्रेसेस, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था फंक्शन में कि फंक्शन हमारा तभी टर्मिनेट होगा या तो रिटर्न स्टेटमेंट अकर हो जाए या हमारा करली ब्रेसेस एंड हो जाए। यानी जो ओपन करली ब्रेस जब हमने फंक्शन के डेफिनेशन लिखते समय किया था, जब वो एंड करली ब्रेसेस से मीट कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करली ब्रेसेस जैसे ही आया तो बस खत्म कहानी, फंक्शन हमारा टर्मिनेट। तो टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेट होना मतलब क्या होता है, खाली बोल दिए टर्मिनेट तो टर्मिनेट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेट कहने का मतलब कि जो भी इस फंक्शन को कॉल किया होगा, यानी जो इसका पेरेंट फंक्शन होगा उसके पास चला जाएगा। तो इसका पेरेंट फंक्शन, मेन का पेरेंट फंक्शन कौन है भाई, तो ये कैसे पता करेगा, तो स्टैक फ्रेम में जाएगा, स्टैक फ्रेम में गया, देखा रिटर्न एड्रेस क्या है, सी रन टाइम स्टोर है, तो उस सी रन टाइम के पास चला जाएगा और यहाँ पे इसका भी स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा। यानी प्रोग्राम स्टैक जो था वो अब एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी। और एम्प्टी भी होता है तो जो टॉप में रहता है, यानी जो बेस एड्रेस होता है ना, उसी को स्टोर करके रखता है ये स्टैक पॉइंटर। एम्प्टी होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी अब इसमें पुश होगा ना, वो तो आपको स्टैक में पढ़े होंगे, वो बेस एड्रेस में होगा, ठीक है।
चलिए, तो ये भी आपका चला गया सी रन टाइम के पास, अब चला गया। अब सी रन टाइम अपना जाने, वो अपना प्रोग्राम को टर्मिनेट करा देगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल आपका परफॉर्म होता है, और फंक्शन कॉल जब परफॉर्म होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से आपका जो है प्रोग्राम स्टैक आपका मैकेनिज्म वर्क करता है। तो ये था आपका प्रोग्राम, ये था आपका प्रोग्राम स्टैक, और यहां पे आप लोग समझ गए। तो नीचे 2-3 लाइन हम लोग अब लिख सकते हैं वीडियो के एंड में कि whenever a function call happens, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है क्या होता है, सबसे पहले स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। दूसरी बात, स्टैक फ्रेम को हम लोग पुश करवा देते हैं प्रोग्राम स्टैक में। तीसरी बात कि उसके बाद क्या होता है, जैसे ही स्टैक फ्रेम को हम लोग पुश करवा दिए तब क्या होता है, सब रूटीन हमारा जो भी होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सब रूटीन कहने का मतलब कि जो भी फंक्शन कॉल था ना, है ना, सब रूटीन्स, सब ROUTINES, सब रूटीन्स विल एग्जीक्यूट, यानी जो भी हमारा कहें तो फंक्शन होगा ना, कॉल्ड फंक्शन। सब रूटीन्स का मतलब क्या हो गया, जो हमारा कॉल्ड फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट होगा। अब वो अलग बात है कि कॉल्ड फंक्शन जो होगा वो भी दूसरे फंक्शन को कॉल किया होगा, तो फिर यही वाला स्टेप होगा। हम तो सिंपली स्टेप लिख रहे हैं ना। और जब हमारा सब रूटीन पूरा पक्का पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो ये क्या करेगा भाई, स्टैक फ्रेम जो होगा उसको पॉप करवा देगा। स्टैक फ्रेम पॉप्ड, स्टैक फ्रेम विल बी पॉप्ड फ्रॉम प्रोग्राम स्टैक। ठीक है, प्रोग्राम स्टैक। अब वो पॉइंटर आप लोग देख लीजिएगा कि पॉइंटर जो रहता है ना वो टॉप को फाइंड आउट करता है। क्या इसमें लिखने जाए, ये तो हम आपको नोट्स दे रहे हैं कि रिवीजन करने का समय आए तो सीधा नोट्स निकाले और एक बार में कहानी खत्म। मेरे वीडियो को आप चाहें तो 2 गुना 3 गुना स्पीड पे देखें, सामने नोट्स रखें, धुआं उड़ा दें, बस हो गया। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा एंड हो गया कि भाई जब फंक्शन कॉल होता है तो किस प्रकार से मैकेनिज्म हमारा वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल जिसका नाम है फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन, उस चैनल पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है। कोर्स यानी कि पूरा का पूरा कोर्स, इसमें एक भी कोई सब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है। किसके लिए, तो DRDO सेप्टम टियर 2 CSIT के बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या BSc इन CS या BSc इन IT कर रखा है और वो DRDO सेप्टम का फॉर्म भरे हैं या आने वाले अपकमिंग फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो यहां से तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी में अगर आप देखें तो सी लैंग्वेज आपका ऑनगोइंग कोर्स है जिसके वीडियो आप अभी देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हो चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनगोइंग है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑनगोइंग है, उप्स जावा एंड हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे DS से DVMS के भी सीरीज देखने को मिलेंगे फॉर DRDO सेप्टम टियर 2 CSIT। MCQs में अगर आप देखें तो लाइव MCQs डिस्कस कराया जाता है सी लैंग्वेज, उप्स जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। टाइमिंग के लिए आप कम्युनिटी टैब पे जाकर के देख सकते हैं यहाँ पे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन हो जाए, वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाता है। टेलीग्राम पे सर्च करें @septum DRDO। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।